इन प्रोग्राम के एनआई में आपका मेज़बान खाली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम मौजूद हैं पिरुदाई बस स्टैंड के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा अड्डा है और पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा भी समझा जाता है। ये वो अड्डा है जिस में से पूरे मुल्क भर में यहाँ से गरीब गुरबा लोग सफ़र करते हैं कम पैसों में, कम लागत में। लेकिन आज तक गवर्नमेंट की बेहिसी की वजह से ये अड्डा अपना मकाम ना पा चुका। जो मकाम पाया था वो दिन ब दिन खो रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस अड्डे के सबसे पुराने जो यहाँ पर काम करते हैं, इनसे पूछेंगे तारीख है। अस्सलाम वालेकुम जी, तारीख क्या है इस अड्डे की? इफ्तिखार भट्टी साहब, ये अड्डा आया है सन 1976 में। सन 1976 से चल रहा है जी। और ये इसका इन आउट था, उधर से इन होती थी गाड़ी और इधर से आकर आउट होती थी। ठीक है जी। ये इधर से इसकी नंबरिंग शुरू होती थी 1976 से। ट्रांसपोर्टरों को ये भे अलाटमेंट किए थे, इधर से 1 नंबर और आखिर तक 36 नंबर तक। अभी ये इन्होंने कोई अपना एक केस था, एक 37 नंबर स्टैंड जो कि गैर रास्ते के ऊपर था, वो रास्ता गुजरगाह है, उधर से उन्होंने बना दिया नाजायज। उसका मामला था को हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि इसको कहीं और जगह स्टार्ट करो, इसको बंद कर दो। उसकी वजह से ये जो कोई इंतजामिया है कारपोरेशन की, इन्होंने कहा कि वो हम उधर से शुरू, नए सिरे से दूसरी साइड से शुरू करते हैं भाई, आउट साइड पे भाई वो गिनती उलट। हाँ, लोगों ने अपने जो है दफ्तरी मामलात, स्टैंड नंबरों के टिकट बुक्का, वोचर बुक्का बनाए हुए, इतने खर्चे खराजात किए हुए हैं, और लेकिन ये उलट काम कर रहे हैं, नाजायज तंग कर रहे हैं कि जो कुछ गाड़ियां चल रही हैं हमारे पास वो भी इधर से आउट हो जाए, दूसरे अड्डों पर चलिए जाए। अच्छा, आप ये बताएं, क्योंकि आप इस अड्डे के पुराने लोगों में से शामिल हैं, क्या समझते हैं इस अड्डे में कितने लोगों का रिज़्क वो बसता है? रोज के कितनी आमदन है और कितने लोग इधर से सफर करते हैं? कम से कम रोजगार की बात मैं करूं तो 50,000 से ज्यादा होंगे मेरे एरिया। इससे 50,000 खानदान से ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है ना जी। दुकानदार हैं, ट्रांसपोर्टर, दुकानदारों का काफी कारोबार खत्म है, हमारे ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी काफी खत्म है। बहुत ही मतलब कि फाकाशी में जा रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। तो इंतजामिया की बेहिसी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? इंतजामिया का काम है ना इस अड्डे में, मतलब नाजायज तंग न करें लोगों को ना, जो चल रहे हैं उनको चलने दे। वो खामखा वैसे ही नाजायज तंग कर रहे हैं, कभी बोलते हैं नया मंजूरी ले आओ, कभी क्या करते हैं, खामखा जो चल रहे हैं हमारे पास वो भी भाग जाएंगे। तो कौन इंतजामिया का कौन बंदा मुलव्वस है जिसकी नजर इस अड्डे पे है? कौन चाहता है कि इस अड्डे का काम से रोका जाए? क्या वो आजकल वो कोई क्या नाम है, शहजाद खान के क्या नाम है, हाँ, शहजाद आलम साहब आए, वो कर रहे हैं सारा कुछ। वजह क्या, उनका कोई अजीज है जो इस अड्डे में? कोई हो सकता है को अपने को अजीज को एडजस्ट करते हो, ये भी हो सकता है बाज़ औक़ात। आप एज ए सीनियर मेंबर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं देना चाहता हूँ कि जो चल रहे हैं, जिस तरह भे पहले से अलाटमेंट हैं, जो नंबरिंग चल रही है, किसी के साथ छेड़ा न जाए, ताकि जो चल रहे हैं वो तो चलते रहे ना। जो चल रहे हैं वो भी चले जाएंगे तो इनके तंग करने में वो भी चले जाएंगे, तो नुकसान होगा, गवर्नमेंट का नुकसान होगा, जो पर्ची का नुकसान, आवाम का भी नुकसान है, गवर्नमेंट का अपना भी नुकसान है। गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं शहजाद आलम साहब खुद। शहजाद आलम साहब कौन है, क्या होता है उनका? ये अड्डे के अपना है मैनेजर हैं, अड्डा मैनेजर हैं कारपोरेशन के। फैसल अब्बासी साहब, आप बताएं, आप अपना पहले तारफ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फैसल अब्बासी सदर हूँ मरकजी अंजुमन ताजदान GBS का जी। तो क्या समझते हैं अब्बासी साहब, ये जिसका इन्होंने बात की कि अड्डे पिरुदाई के साथ पहले भी हम कई दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज तक मसाइल हल नहीं हुए, होते हैं कुछ अरसे के लिए होते हैं, उसके बाद फिर इस अड्डे के ऊपर किसी ना किसी की नज़र पड़ जाती है, फिर अड्डा जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आकर ख़त्म हो जाता है। तो क्या मामलात हैं ये? देखिए जी, जिस हमारे सीनियर मेंबर है लाला मीर खान साहब, इन्होंने बताया है कि अड्डा 1976 में हमारे वजूद में आया, और उसके बाद जितने भी उस एक मास्टर प्लान के तहत ये बना था, उसकी इन और आउट दोनों रास्ते थे। ठीक है, गाड़ी वहाँ से एंटर होती थी थाने के साथ से, और यहाँ से आके आउट सवारी को यहाँ उतारा जाता था। यहाँ से फिर टांगा स्टैंड उस वक्त के लिहाज से सुजुकी स्टैंड, जिधर जिधर मुसाफिर को जाना होता था वो चला जाता था। ये मुसाफिर खाना भी है। यहाँ से नंबरिंग हुई है उस वक्त 1 से लेकर 36 तक। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये नंबरिंग हम चेंज करेंगे, ये इंतहाई नाइंसाफ़ी वाली बात है, क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उनके वोचर बुक, उनकी पब्लिसिटी हुई है, जो कि इंतहाई नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आती है। और ये सर्विसेज एरिया है, ये लोगों को वैसे भी ट्रांसपोर्ट इस वक्त बदहाली का शिकार है, जो हालात जो यहाँ पे जा रहे हैं।
और ये लोगों को सर्विस देते हैं, और ये एक जुआ होता है। आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के यहाँ से गाड़ी चले और रास्ते में क्या हो जाए, ये एक जुआ ही है, और ये बड़े दिल वाले लोग ये काम करते हैं। दूसरी बात है कि अड्डे के जो हालात मौजूदा बने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की गफलत की वजह से है और इंतजामिया की नैल ही है। अड्डा 216 कनाल की अराजी पे बना हुआ है, और उसके हालात ये देखें, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मतलब है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का असासा है, और इस असासे को खुद ज़ाया कर रहे हैं जिस तरह ट्रांसपोर्टरों को ये छेड़ रहे हैं। अगर इसका मकसद है कि इनके पीछे कोई ऐसी ताकतें जो चाहती हैं कि ये अड्डे बाहर चले जाएं और वहाँ ये ट्रांसपोर्टर मुंतकिल हो जाएं और किसी और का फ़ायदा करवाने चाहते हैं, यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 हज़ार ख़ानदान जो है ताजरों के, इसी तरह 20 से 25 हज़ार ख़ानदान जो है ट्रांसपोर्टरों का भी इससे रोजगार उनका वाबस्ता है, और ये तारीखी अड्डा है। मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस अड्डे पे रहम करें। आप इसी की टैक्स से आपकी तनख्वाहें आती हैं, इस अड्डे की जनरल बस स्टैंड की इसकी आमदन में बजाय इजाफा करने के आप इसको मजीद जो है दलदल में धकेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, चूँकि आप अड्डा सियासत में भी काफ़ी आपका किरदार है, अड्डा बाइलाज क्या कहते हैं इसके बारे में? सर जी, अड्डा बाइलाज के मुताबिक पहली तो चीज़ ये है कि अड्डा से 4 किलोमीटर तक कोई अड्डा दूसरा नहीं बन सकता है। एक दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे 4 कदमों पे अड्डे बने हुए हैं जो गैर कानूनी बने हुए हैं, और इनको एनओसी जारी की हुई है जो कि हम नहीं मानते, वो भी गैर कानूनी एनओसी है। अगर फर्ज करें किसी की 28 गाड़ियों की अगर उसको एनओसी के ऊपर उसको आर्डर है तो वहाँ से 400 गाड़ी चल रही है, और ये जनरल बस स्टैंड की जो रूट परमिट है वो जनरल बस स्टैंड का है। तो मेरे ख्याल में इंतजामिया को सबसे पहले जो असल काम है गैर कानूनी अड्डे ख़त्म करे, बजाय इसके कि वो अड्डे के ताजरों और ट्रांसपोर्टरों को तंग करे। ये मेरे ख्याल में अगर उन्होंने मजीद ये काम किया तो हम लोग रोडों पे होंगे, एहतजाज भी करेंगे और मजम्मत भी भरपूर तरीके से। जी सर, आप आगे हैं, आप बताएं, आप अपना पहले तारुफ करवा रहे हैं। जी, सदात जुल्फ़िकार मेरा नाम है। सन 76 से इधर बैठे हुए हैं जी। गाड़ियाँ थाने से इन होती थी और 1 नंबर स्टैंड से आउट होती थी, और इसी तरह स्टैंड पर भी लगती थी जी। अचानक एक 37 नंबर स्टैंड इन्होंने रास्ते पर गैर कानूनी बना दिया है, जिससे एक तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, रास्ता बंद है, गाड़ियों की वो इन आउट का मसला बनता है। तो मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों को तंग न करें। ये सन 76 से चल रहे हैं, और अब नंबरिंग का क्या जरूरत पड़ी चेंजिंग की, ये तो समझ से बला। कितने अरसे से ये नंबरिंग चल रही है पुरानी? ये सन 76 से चल रही है। आप क्या जरूरत पड़ गया, किसी को नवाजने के लिए काम हो रहा है? मेरा ख्याल अब यही होगा, पर ये तो हमारी समझ से बलाता रही है। कौन सी वो ताकतवर शख्सियत है जिसके पीछे इतना बड़ा इतना पुराना सिस्टम को चेंज किया जा रहा है? पता नहीं, ये अड्डे मैनेजर को ही मालूम होगा। यही बस आए दिन नई रूलिंग दे दें हमें, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या है इनका। तो क्या समझते हैं इसका हल क्या है? जी, हाल क्या है इसका? हाल ये है कि जो पुराने लोग चलते हैं खुदारा इनको छेड़े ना और मजदूरी करने दें इन लोगों को। ये ट्रांसपोर्टरों ने करोड़ों रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपके पास जो टर्मिनल है, कितने मुलाजम है आपके पास, कितने लोगों का रोजगार? मेरा ख्याल है कम अज कम 1000 आदमी का, खाली जो 7 नंबर स्टैंड है मेरा, उससे 1000 बंदे का घर चलता है। तो अगर ये किया गया तो कई हजार बंदे मुतासर होंगे। ये 36 स्टैंड है, आप हिसाब लगा लें। जी सर, आप बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ट्रांसपोर्ट यूनियन का। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ ये असल में हुआ क्या है। जी जी। ये इन्होंने सितंबर में जी, अच्छा, ये सितंबर में इन्होंने एक एडजस्टमेंट की है 37 नंबर बेस के हवाले से, जो कि गैर कानूनी थी, ठीक है, जो कि रास्ता था। उसके हवाले से हम लोगों ने ये एप्लीकेशनें बार बार जो है ना इनको मुतलका अफसरान को दी हैं जी, ठीक है। ये भी है एप्लीकेशन है, ये आर्डर है, ठीक हो गया। ये 2017 का है, ठीक है। इसमें ये इलीगल स्टैंड था जो इन्होंने कैंसिल किया हुआ था, ठीक है। फिर इन्होंने हमारी एप्लीकेशन को कोई अमल दरामद नहीं किया, हम हाई कोर्ट में चले गए हैं, ठीक है, ठीक हो गया। उसके ऊपर इन्होंने हाई कोर्ट में डायरेक्शन आई है, जो ये आर्डर आया है जिस पे कमिश्नर साहब ने ये डायरेक्शन जारी की है कि ये सारे स्टैंड जो है, हाँ जी, सारे स्टैंड कैंसिल कर दिए हैं। हम अभी फिर जो है वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि ये जो है तो ये इतनी लंबी कागजी कार्रवाई करने का मकसद 1974 से एक निज़ाम चलता आ रहा है, उसको डिस्टर्ब करना और आप तमाम लोगों को 50,000 ख़ानदानों को तकलीफ में डालने का क्या मकसद है, क्या वजह क्या है कि वही काम एहतजाज, धरने, मुल्की हालात नहीं सही, फिर एहतजाजों की तरफ जाएंगे,
तो क्या समझते हैं ये अवाम के लिए और इंतजामिया के लिए ठीक है? असल में ये किसी एक बंदे को नवाजने के लिए जो है ना ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। वो बंदे का नाम? ये अशरफ चीमा साहब हैं, 37 नंबर स्टैंड के वाले से। आसम चीमा साहब। आसम जी, ये कहाँ से हैं? ये गुजरांवाला से। कुछ सियासी शख्सियत मेरे ख्याल में सियासी इनके हैं, कोई रिलेशनशिप है। हाँ जी, क्योंकि इनकी जो हुई थी एडजस्टमेंट हुई थी वो मेरे ख्याल में एक दिन के अंदर अंदर इनकी एडजस्टमेंट हुई है। कोई कानूनी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं किया, कोई नोटिस नहीं जारी किया, कोई किसी किस्म का नहीं जारी किया गया। तो अगर अड्डे के अंदर रद्दोबदल किया जाता है तो उसमें पहले आप लोगों को आगाह नहीं किया जाता? आपकी यूनियन है उसको इत्मीनान में नहीं लिया जाता? जी लिया जाता है। पहले जो इससे पहले जो इंतजामिया थी वो इत्मीनान में लेती थी, लेकिन इन्होंने कोई इत्मीनान में नहीं लिया। अड्डा मैनेजर साहब मुलव्वस हैं? जी मुलव्वस हैं। अड्डा मैनेजर से लेके ऊपर तक तमाम इंतजामिया मुलव्वस है। तो ये तो कानून हाथ में लेने वाली बात होगी ना। एक आप आइन के साथ हम भी आप ना वो जो है वो कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि पुरअमन तरीके से हो जाए। अगर ना हुआ तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी हुआ ऑप्शन है वो काफी सारे वो इस्तेमाल करेंगे अपने। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ रोज इन आउट होती हैं? तकरीबन मेरे ख्याल में 800,000 तक गाड़ियाँ इन आउट होती हैं। कितना मुसाफिर सफर करता होगा उसमें? लगभग तकरीबन 20-30 हज़ार मुसाफिर तो सफर करता होगा यहाँ से। इतना करता है। तो क्या समझते हैं कि इतने इस एक शख्स को नवाजने के लिए इतना कुछ किया गया है, तो इसके बारे में आप लोगों का आखिरी लाएअमल क्या होगा अगर हुकूमत ने या इंतजामिया ने उसके नाखन ना लिए? देखिए जी, हम गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे बाय रोड पे, रोड ब्लॉक करेंगे, एहतजाज करेंगे। जो भी हुआ वो ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे अपना जितना भी हो सका करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। जी जी, ये हमसे फिर नाकाबिल बर्दाश्त। देखें वजह क्या, क्यों नाकाबिल बर्दाश्त है? सन 76 से हम लोग चल रहे अड्डा पीर बदाई जनरल बस स्टैंड से जी, और अभी जो आया था हमको वक्ती तौर अब ये खराब कर रहे हैं। हमारा रिज़्क में ये लत मार रहे, वर्म को खराब कर रहे, फजूल चिड़ते सियासी लोग भी इसमें है और असर रसूख वाले लोग भी है, ताकि हम लोगों को अभी ये पुराने जो ट्रांसपोर्टर है, कारोबारी पुराने जो है, अब उसको खत्म करना चाहता है और आगे इन लोगों को लाना चाहता है। हम लोगों को नौ लोगों को लाना चाहता है। हम लोग सन 76 से जब से पीर बदाई जनरल बस स्टैंड बना है तो हम लोगों का सर्विस यहाँ से पुराने बंदों का शुरू है। लोगों ने करोड़ों रुपए नुकसान यहाँ किया। अभी जो पसली बटेरे आया इनकी वजह से हमारा रिज़्क को भी ख़राब करते और हम सब बंदों को जो पुराने लोग हैं उनको ख़राब करते। ये हम सबसे नाकाबिल बर्दाश्त है। आपसे अपील है कि मेहरबानी करें, इनको बताए कि हम लोगों को जनरल बस स्टैंड को न चढ़ाए। वजह क्या, छेड़ने की वजह क्या? आप जैसे कह रहे हैं कि सियासी लोगों को किया जा रहा है, तो आपका भी तो इत्तेहाद बड़ा मजबूत है। नहीं, हमारा हाथ मजबूत है मगर हमारे हाथ को ये हाथ ही नहीं समझते अब, इसलिए कि वो जो साहब ने बताया कि 37 नंबर स्टैंड वाले, उसका हक ही नहीं बनता था कि वो आए और एक दिन में उसके नाम पर स्टैंड अलॉट हो रहा है। ये तो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। इससे पहले कभी ये हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ, ये फर्स्ट चांस है। ये स्टैंड तो था ही नहीं 37 जी, आगे आ जाए आप। 37 नंबर तो स्टैंड था ही नहीं पहले। ये भी नया बनाया 36, हाँ जी, ये नया बनाया गया, नंबर अलॉट किया गया। गैर कानूनी है वो ये सारा ना, बिल्कुल। पहले 36 स्टैंड, ये तो रास्ता है, ये तो स्टैंड नहीं है ही नहीं है। तो आने जाने का प्रॉब्लम नहीं पेश आ रहा? जाहिर है वो आएगा तो सारा कुछ होगा फिर उस हिसाब से। एक सरकारी रास्ता बंद करके सरकारी रास्ते को ऐसे ही वो स्टैंड को अलॉट कर दिया है बिला वजह। ये तो ज्यादती है ना कि हम इतनी देर से जो चल रहे हैं। बड़ी हमारी ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट है कोहिस्तान बस सर्विस के नाम से, डे एंड नाइट हमारी सर्विस है। अब हमें छेड़ेंगे तो हमें डिस्टर्बेंस होगी, हम भी कोई अपना लाए अपना अमल करेंगे कि ये। तो क्या समझते हैं अगर ना इसके ऊपर कोई अमल दरामद हुआ तो क्या अमल होगा? नहीं, फिर हम तो फिर ये जाम करेंगे, फिर सारे सारे अड्डे के एहतियाज के साथ हैं, फिर सारे करेंगे, फिर क्यों नहीं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब से शुरू करेंगे, वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद हैं पीर बदाई बस स्टैंड के अंदर, आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रहा है पीर बदाई बस स्टैंड का बोर्ड। ये अड्डा जो है वो एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा भी कहलाता है। पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ से चलती है और सबसे बड़ी खासियत है यहाँ से हर गरीब आदमी यहाँ से सफ़र करता है और
कम पैसों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इंतज़ामिया की बेहसी की वजह से हर वक्त इस अड्डे को ज़ेरे निशाना रखा जाता है, चूँकि यहाँ से सफ़र करने वाले लोगों की और गैदरिंग की वजह से हर मालदार बंदे की माफिया की नज़र इस अड्डे पे है। हमारे साथ मौजूद है इमरान खान साहब, जो इस अड्डा यूनियन के चेयरमैन भी हैं, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के भी सीनियर मेंबर हैं। इमरान खान साहब अपना तारफ़ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान खान नाम है मेरा, मैं चेयरमैन हूँ जनरल बस स्टैंड अड्डा पिरदाई का और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन ताजरान रावलपिंडी का। वो ट्रांसपोर्ट का भी मेरा बिजनेस है। मैं सबसे पहले भट्टी साहब आपका और आपकी टीम का मशकूर हूँ कि मैं भी अरसा तकरीबन 25 साल से अमली सियासत में भी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप हमेशा अवामी इशू को रेज़ करते हैं और अवाम के इशू को रेज़ करने की वजह से अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त भी अता फरमाई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अच्छा ये बताएं सर कि जैसे कि पिरुदाई बस स्टैंड एक ऐसा बस स्टैंड है जहाँ से 50,000 ख़ानदान का रिज़्क़ वाबस्ता है, उसके अलावा जो आए दिन फेरी वाले दूसरे तीसरे लोग आते हैं उनका भी रिज़्क़ वाबस्ता है। क्या वजह है, इंतज़ामिया की कौन सी ऐसी काली नज़र है जो इस अड्डे पर पड़ी हुई है जो इसको कामयाब नहीं होने देती? देखिए जी, जनरल बस स्टैंड पिरदाई 1976 में इसका क़याम अमल में लाया गया था। जब जनरल बस स्टैंड अड्डा पिरदाई यहाँ पे बनाया गया था उस वक्त तमाम ट्रांसपोर्ट जो थी वो लियाकत बाग चला करती थी। लियाकत बाग से उस वक्त लोगों को यहाँ पे मुंतकिल किया गया था। वो मुतासरीन लियाकत बाग थे, चाहे वो ट्रांसपोर्टर थे चाहे वो दुकानदार थे। ये ताजर यहाँ पे जो बैठे हैं उस वक्त वहाँ पे इनका चलता कारोबार उनसे छीन कर उनको यहाँ पे लाया गया था। गैर आबाद लागत में इन्होंने अपनी गिरा से अपने पैसों से सादा प्लाटों के ऊपर दुकानें तमीर की। यहाँ पे मट्टी हुआ करती थी, कीचड़ हुआ करता था। ट्रांसपोर्टरों ने इसको बात किया है, अपने खून के साथ सींचा है, इस गुलशन को अपने खून के साथ सींचा है, इनको कामयाब किया है। अब जब ये कामयाब हो गए हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस हुआ अपडेट, तो माफियाज की निगाहें, इंतजामी अमूर का माफियाज हो चाहे वो बड़े इन्वेस्टर हो, उनकी निगाहों के अंदर ये जनरल बस स्टैंड पर चुभना शुरू हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि उस दौर में अगर हमारे आबाओ अजदाद हमारे बड़े ये इन्वेस्टमेंट ये सरकारी किराए की दुकानों पे करने के बजाय प्राइवेट प्रॉपर्टीज खरीदी जाती तो हज़ारों रुपए की किनारे वो प्रॉपर्टी मिलती थी जो आज करोड़ रुपए की हो गई है। जबकि हमने यहाँ लाखों इन्वेस्ट करने के बावजूद हम बिल्कुल सेफ नहीं है। हम फिर किराएदार के किराएदार हैं। एक दर्जा सोम का क्लर्क भी आके हमको आंखें निकालता है। आए दिन हमको नोटिस मिलते हैं। यहाँ पे ना हमारा अपना हम जानी बिल्कुल इस वक्त हमारा ये हम नफ्सियाती मरीज बन गए। कोई पता नहीं कब आपको रोड पे ले जी, का पता कोई पता नहीं कब रोड पे लेके आए। कोई पॉलिसी कोई नहीं है, कोई कानून के अमल दरामद कोई नहीं है। कानून को तो इन्होंने अपनी खेल समझा हुआ है। तो क्या समझते हैं कि इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला अड्डा कुछ सरकारी एहलकारों और अफसरान की नज़र की भीड़ चढ़ रहा है, कोई इसके ऊपर ऐसा कानून नहीं लाया जा रहा जो रोज़ ब रोज़ पर अदोबदल होती है, जिस अड्डा मैनेजर या जो भी इसकी इंतज़ामिया है आए अपनी मर्जी से हेरा फेरी कर दे तो इसको पूछने वाला कोई नहीं है? देखें आप हमेशा एक चीज़ गौर किया करें कि ये मुल्क जो चल रहा है हमारा पाकिस्तान, यहाँ पे एक जमहूरी सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लिमानी निज़ाम में अवामी नुमाइंदे फैसले करते हैं और यहाँ पे हम भी अवामी नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पे 1000 दुकानदारों की हम नुमाइंदगी करते हैं, ट्रांसपोर्टरों की हम नुमाइंदगी करते हैं और हमें किसी भी मामले पे कभी ऑन बोर्ड नहीं लेते। हमें नोटिस के जरिए पता चलता है कि उन्होंने ये फैसला कर दिया है। ये ऑफिसर, हम यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, हमारा यहाँ पे बिजनेस है। हमारी राय को यहाँ पे ज़्यादा तकवीर देनी चाहिए, ज़्यादा उनका एहतराम करना चाहिए। हम ऐसी पॉलिसी देंगे। मेरा यहाँ पे इंतजामिया से सवाल है कि जिस वक्त जनरल बस स्टैंड अड्डा पिरदाई की पर्ची 15 रुपए थी, उस वक्त इस जनरल बस स्टैंड पिरदाई की आमदन देख लें और आज 160 रुपए पर्ची है। आज की आमदन देख लें, जब 15 रुपए थी तो आमदन ज्यादा थी, आज 160 रुपए है तो आमदन कम है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि आपकी नाकस पॉलिसियों की वजह से तमाम ट्रांसपोर्ट जनरल बस स्टैंड पिरदाई से बाहर चली गई है। अगर आपकी यही पॉलिसियां नहीं तो ये ट्रांसपोर्ट का पहिया यहाँ चलना, यहाँ दुकानों का पहिया चलना बिल्कुल अपना मैं ये समझता हूँ कि रुक जाएगा। और ये सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टरों के ताजरों के दुश्मन नहीं है, ये कौमी खजाने के भी मुजरम है। ये उस खजाने को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं बड़े वसूख के साथ आपको यहाँ कह सकता हूँ कि अगर अड्डा बाइलाज के ऊपर अमल दरामद कराया जाए, आज यहाँ पे बैठ जाए हमारे साथ अपना बैठ के वो मुनाजरा कर लें। अगर उनका रेवेन्यू 10 करोड़ है, अगर अड्डा बाइलाज के ऊपर अमल दरामद कर ले, अगर उनका रेवेन्यू वो 50 करोड़ रुपये हो जाएगा, हम यहाँ से दुकान उनके हवाले कर देंगे, ट्रांसपोर्ट उनके हवाले कर देंगे, जिसको मर्जी दे। तो आप क्या समझते हैं, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला अड्डा अगर इसके गैर कानूनी अड्डे खत्म किए जाएं तो रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा? दूसरी तरफ टर्मिनल कितने हैं पिरदाई अड्डा बस? जी बिल्कुल, इजाफा तो मैंने आपको बोला है कि अभी 10 करोड़ है तो 50 करोड़ रुपए तक इजाफा हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू आएगा तो अंदर ट्रांसपोर्ट आएगी, पैसेंजर अंदर आएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। मैंने आपको एक मिसाल दी है, 15 रुपए के पर्ची के ऊपर जब थी तब 2 करोड़ रुपए ज्यादा की इनकम सिर्फ यहाँ पे टोल प्लाजा की थी। अब 160 है तो अब नीचे है। अगर जब 15 रुपए थी 2 थी तो अगर 160 है तो कम से कम उसको 10 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन नहीं है वो। जहाँ तक फिर आपने ये बोला है कि अड्डा बाईलाज के मुताबिक, अड्डा बाईलाज और जो अपना अड्डे का लेआउट है उसके जो मुताबिक है, ये वेटिंग हॉल है मेरे इस तरफ लेफ्ट पे। वेटिंग हॉल से नंबर 1 स्टैंड शुरू होता है, ये राइट पे अपना 36 नंबर स्टैंड जो है वो बिल्कुल थाना पिरदाई के सामने आके ये स्टैंड मुकम्मल होते हैं। 1 से लेकर 36 बे हैं यहाँ पे जनरल बस स्टैंड पिरदाई के, जिसके में मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर यहाँ पे से ट्रांसपोर्ट चलती है और बड़े पुरअमन तरीके से चलती है, अच्छे अंदाज से चल रही है। और यहाँ पे लेआउट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक जो सड़क के ऊपर हम किसी को ट्रांसपोर्ट से मना नहीं करते हैं, वो ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं। हम कहते हैं किसी को एडजस्ट करना है तो उनको मुतलका बे के अंदर एडजस्ट करें, जिसकी वो कंपनी है उस कंपनी को उस मुतलका बे के अंदर एडजस्ट करें जहाँ से वो सर्विस चला रहा है, ना कि उसको सड़क पे दे दिया जहाँ के अवामी रास्ता बंद हो जाए, मन मर्जी रास्ता पे दे दिया, अवामी रास्ता बंद हो जाए। अल्लाह न करे कल यहाँ पे कोई आग लग जाती है, यहाँ पे कोई अपना अल्लाह न करे कोई ब्लास्ट हो गया है तो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और कानून नाफज करने वाली जो गाड़ियां होंगी वो क्या ऊपर से उड़ के आएंगी? उनके लिए तो यही रास्ता है हंगामी बुनियादों पे। पीछे इतनी बड़ी वर्कशॉप है जहाँ पे गाड़ियों की मेंटेनेंस होती है, गाड़ियों की बैटिंग की मेंटेनेंस होती है, तमाम काम होते हैं। वहाँ पे एक टाइम के ऊपर 100 गाड़ियां खड़ी होती है, काम कराती हैं, गाड़ियों में आग लग जाती है, इमरजेंसी नाफज होती है। यहाँ तो फायर ब्रिगेड के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ पे एम्बुलेंस के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से अम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं ये समझता हूँ, अगले दिन हमारे सीओ साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमें बड़ी यकीन दहानी कराई है और मैं इससे मुतमीन हूँ, मैं कभी बदगुमानी नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सीओ साहब ने जो हमसे ऐद किया है वो ऐद वफा करेंगे और जो हमारे इस जो मुतालबे को मंजूर करेंगे और ये वाला ऐसा इशू इस वक्त कोई रेज नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से मजीद अपना हो कि ट्रांसपोर्टरों में आगे, ट्रांसपोर्टरों और ताजरों में हम एक पेज पे हैं, आगे इनके अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है कि ये दुकानें बंद करें, ये ट्रांसपोर्ट बंद करें, ये आईजीपी रोड पे चले जाएं और यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद की जो जुड़वा शहर है ये बिल्कुल बंद हो जाए, तो फिर ये मामलात हाई लेवल पे चले जाएंगे। ये लोग फिर रुकने वाले नहीं है, फिर ये हमारे पास से बाहर हो जाएंगे। हम आप कैमरे की वसासत से, इनके भट्टी साहब के प्रोग्राम की वसासत से आपके साथ ये अमर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको आखिरी याद तक ना आजमाया जाए कि जहां हम उसके बाद हमारी आजमाइश खत्म हो जाए फिर आपकी आजमाइश शुरू हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ होश के नाखन लें, बिल्कुल ऐसे काम मत करें कि मतलब किसी एक बंदे को नवाजने के लिए आप सारे मामलात को बिखेड़ा ना करें। जी आप तय सर, आप आगे हैं जरा, आप अपना पहले तारफ कराएं तो फिर आपसे बात करें। मलक शबाज हूँ, ट्रांसपोर्टर हूँ। अच्छा, आप ट्रांसपोर्टर है, आप ये बताएं कि कितना अरसा से पिरदाई बस स्टैंड के अंदर आप? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए, तो 25 साल से क्या देखते हैं अड्डे में, क्या तब्दीलियां हुई हैं? 25 साल में जो स्टैंड चल रहे हैं वहाँ से इधर से 1 नंबर शुरू होता है और 36 नंबर लास्ट स्टैंड मेरा है। तो मुझे किसी ने बताया 0 नंबर भी है यहाँ पे। 0 नंबर इन्होंने अपना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब दी उस वक्त इन्होंने बे बनाए थे, एक 1 बनाया था, एक 0 बना दिया था। 0 गैर कानूनी नहीं है 0 नंबर? जाहिर है गैर कानूनी, ये तो इंतजामिया का काम है, हमारा काम तो नहीं ना। जब एक सेंटर में खाली है उनको उधर एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है, उन्होंने उधर उनको अपना गाड़ियां खड़ी करने की जगह दे दी कि आप इधर अपना कारोबार करें अपना। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ट्रांसपोर्टर है, मैं आपसे एक ट्रांसपोर्टर होने की हैसियत से सवाल करता हूँ, आए दिन किराए में इजाफा होता है, इसकी क्या वजूहत है? पेट्रोल महंगा होना है या दीगर मामलात भी हैं? भाईजान इसमें अकेला डीजल पेट्रोल महंगा होना नहीं, इसमें मेंटेनेंस की बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, टायर्स हैं, मोबाइल है, वो हर चीज़ हमें महंगी पड़ रही है। हमारा बिजनेस तो पहले ही सारे में जा रहा है। अभी आप बिजनेस क्लास जो ट्रांसपोर्ट जितनी भी चल रही बार वो 1500-2000 किराया लेते हैं, हम इस अड्डे में से 800 रुपये 1000 तक अपना किराया लेते हैं, उनसे हम 50% तो चलो नहीं, तकरीबन 30% तो हम कम ले रहे हैं इस वक्त। तो क्या समझते हैं पिरदाई बस स्टैंड के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे इमरान साहब ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा ख़ानदान यहाँ से वो बसता है, तो अगर इसके रद्दोबदल रोज़ इसका की जाए, लोगों को डाइवर्ट किया जाए, लोगों के जहन चेंज किए जाए, या एक सरकारी एहलकार जिसका क्लास 4 का मुलाजम वो आता है और आप बड़े ट्रांसपोर्टर को उठा के ज़मीन पे ले आता है, क्या समझते हैं ये रोज़ जो ड्रामेबाजी है इसका क्या हाल है? भाईजान इसका हाल यही है कि सन 76 से ये अड्डा चल रहा है, जिस तरह चल रहा है इसको इसी तरह ही चलना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसमें 40 से 50 हज़ार खानदान हैं, ट्रांसपोर्ट प्लस ताजरान, ये उनका रोजगार खत्म कर रहे हैं। हम तो इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों से छेड़छाड़ ना की जाए और जहाँ जो चल रहे हैं इनको चलने दिया जाए। तो आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ है जिसमें
छाड़ और रद्दोबदल हो रही है? इसमें यही है कि बे नंबर अपना 37 नंबर इन्होंने गैर कानूनी अलाट किया था, तो अभी अलाट ठीक है, उसकी इन्होंने अपना एप्लीकेशन दी थी तो उसने अपना सारे बे जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। हम कहते हैं सब कैंसिल कर दिए, एक बंदे को नवाजने के, एक बंदे को नवाजने के लिए। उसका शक्करगढ़ का स्टैंड है, उसमें उसको एडजस्ट करे, हम मना तो नहीं करते, हर बंदे को जिसका हक है उसको चलना चाहिए, जगह पे उठाना। हम किसी की ट्रांसपोर्ट की मुखालफत नहीं करते, जो चलना चाहता हम रूल्स के अंदर रह के, रूल रेगुलेशन के अंदर रह के वो चले। जी सर, आप बताएं, आप क्या कहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री है ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, नेट इनकम वाली पाकिस्तान में वाद ये इंडस्ट्री है जिससे नेट इनकम है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के अलावा इस ट्रांसपोर्ट से जितने बंदे टच हैं उनको डेली इनकम इस इंडस्ट्री से होती है। अगर इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करना है तो फिर ये अपने जो मन मानी है वो करते जाएं और इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क बेशक कर दें। क्या समझते हैं ये जो इंडस्ट्री है ये मुल्क और कौम के लिए कितनी कारआमद है? ये मुल्क और कौम के लिए इतनी एक रीढ़ की हड्डी की मान्यता रखती है ये, ठीक है जी। और यहाँ पे जो मुसाफिर पीर बधाई में खास तौर पे आते हैं, ये बिल्कुल गरीब लोग आते हैं इधर वो कोई पजारो या गाड़ियों वाले लोग नहीं आते जो हमारे साथ सफर करते हैं। गरीब लोग, इन लोगों को हम रिलीफ देते हैं, गरीब लोग हैं। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, हमारे पास टिकटें वोचर हर चीज मौजूद है कि हम उन सवारियों को कितना रिलीफ दे रहे हैं। तो ये रद्दोबदल जो होता है इससे कितना मुतासर होते हैं आप लोग, पैसेंजर कितने होते हैं? रद्दोबदल से जो पीर बधाई में लोग आते हैं ना, वो बिल्कुल तकरीबन 50% अनपढ़ लोग आते हैं। उनको एक निशानी है कि हमने फलां जगह पे जाना है, फलां जगह से हमारी गाड़ी मिलेगी, हमने उस गाड़ी में बैठना है। तो अगर ये रद्दोबदल करते हैं तो रद्दोबदल से जो पहले बेड़ा गर्क है ट्रांसपोर्ट का, इस अड्डे को ही देख लें। इस अड्डे पे बेशक कभी भी आगे आप चेक कर सकते हैं, इस अड्डे पे वो जो काम होना चाहिए था वो नहीं है। अगर मजीद ये करते हैं तो बिल्कुल ये ठप हो जाएगा। तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि अड्डे में वो लोग आते हैं, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, जिनको सिर्फ पीरुदाई बस स्टैंड की एक निशानी पता है। तो बड़ा बड़ा जो ट्रांसपोर्ट माफिया इर्द गिर्द गैर कानूनी अड्डे बन चुके हैं, बार बन चुके हैं, तो इनकी वजह से क्या नुकसान हैं? इनकी वजह से जो लोग पहले ज्यादा सफर करते थे वो तो अब इधर आते नहीं है, वो तो बाहर अड्डे बन गए, वो अड्डे पे आए, उधर से बैठे और गए। तो रेवेन्यू के बाद में कितना नुकसान हो रहा है पर डे? बहुत सारा नुकसान है। तो कैसे कवर किया जा सकता है? कवर हो सकता है, जैसे इमरान भाई ने कहा है, कवर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को यहाँ से निकाला जाता है या इमरान साहब ने जैसे किया, बाकी आपके भाइयों ने कहा कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो क्या आपका क्या फैसला है, क्या करेंगे आप लोग इसमें? 5600 रुपये आटा मान लेकर खाना किसने, किधर से लेके खाना है? इस महंगाई एक बंदा इधर 800-1000 रुपये इधर से मजदूरी लेके जाता है, वो 5600 रुपये, वो 5600 आटा मान लेगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा या सर्दी के कपड़े लेगा या गर्मी के कपड़े लेगा, वो क्या करेगा वो बंदा? महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से इंतजामिया के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। महंगाई तो इतनी 500% समझे बढ़ गई है। 500%। जी नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद दीगर जो अड्डा के ओहदेदारान है, ताजर हैं, इनसे पूछेंगे इस मसाइल का हल क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो 37 नंबर बे है जिसको गैर कानूनी तरीके से सरकारी रास्ता बंद कर बनाया गया है, जो कार्य सरकार में मुदाखलत के ज़ुमरे में भी आता है। चूँकि सरकारी रास्ता एक दफ़ा अलाट हो जाए या उस पर सरकार अवामी आमतौर पर शुरू हो जाए तो उसको बंद करने के लिए असम्बली में कानून बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अड्डा मैनेजर साहब है, उन्होंने अपनी अदालत लगाकर ये रास्ता बंद करके माने बंदे के नाम पे अलाट किया है, जिसकी वजह से आज ये तमाम अड्डे के जो लोग हैं, 50,000 ख़ानदान इनसे वाबस्ता हैं, वो लोग आज सरापा एहतजाज हैं सिर्फ एक बंदे को नवाजने की वजह से। क्या समझते हैं जी, इसे एक बंदे को नवाजने की वजह से इतने लोगों की ख़ानदानों को मुतासर करने का मकसद क्या है? पहले तो मैं भट्टी साहब का बहुत मशहूर हूँ और कन्नूर चैनल का जो हमारे पास आए और हमारी मुश्किलात सुनने के लिए। बिल्कुल हम इससे बहुत तंग हैं। ये 37 नंबर बे जो गैर कानूनी है, जो उन्होंने हमारे अड्डा में, बे होता क्या है? बे का मखफ़ुफ़ क्या है? बे ये होता है कि स्टैंड लाट किए गया, जिन्हें हम उर्दू में स्टैंड कहते हैं, जहाँ से हमारी सर्विस चलती है। और बहुत
एक 37 नंबर की वजह से हमारे 36 स्टैंड मुतासर हो रहे हैं। जो जिजाद आलम साहब ने किया है या जो कोई भी है जिसकी इन्होंने अपनी मर्जी से लाट किया, और हालांकि आप देख सकते हैं, आपका कैमरा दिखा सकता है कि पीछे ये बिल्कुल गैर कानूनी है और रास्ता बंद किया हुआ है। ये सरकारी रास्ता बंद करने का मकसद क्या है? आवाम नजर नहीं आती? आवाम की बिल्कुल नजर आती है। अगर आवाम की तरफ आप जाएं तो आप बिल्कुल, आपका कैमरा अगर बैक साइड पे दिखाए तो चंद कदम पे गैर कानूनी अड्डा है, जो चंद कदम पे थाना भी बिल्कुल, आप बिल्कुल थाना आप देख सकते हैं। अगर आपका कैमरा उस तरफ देख सकाए तो 4 कदम पे, हालांकि 5 किलोमीटर की आदमी अड्डा नहीं होना चाहिए। हमारी इंतजामिया जो मिल मिला के एक जनरल बस स्टैंड जो 1976 से हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, उसे खत्म करिए। जो गैर कानूनी अड्डे हैं चंद कदम पे, 4 कदम के आप देख सकते हैं कि अड्डा चल रहे हैं, इसके साथ आगे फिर अड्डे हैं, 4 अड्डे जो गैर कानूनी चल रहे हैं, जिन्हें आपने इन्होंने अलॉटमेंट दी हुई है, वो नहीं खत्म कर रहे। और हमारे 37 वे इन्होंने कैंसिल कर दिए जो हम लियाकत बाग के दौर से चलते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग खत्म हो गए, इतनी ट्रांसपोर्ट खत्म होगी, 3 खानदान यहाँ से चलते, कितने खानदान यहाँ से चल चुके हैं और लाश में जा रही हैं, हमारी कंपनियां लाश में जा रही हैं, हमारे दुकानदार लाश में जा रहे हैं, और फिर भी लोग हम अड्डे के साथ मुबस्ता हैं कि सारे हमारे बुजुर्ग यहाँ गुजर चुके हैं और कई लोग यहाँ से गुजर चुके हैं, पर ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं कि लोग आवाम गरीब की खिदमत के लिए और कम किराए पे। जो बाहर गैर कानूनी अड्डे हैं वो 1500 2-2 हज़ार रुपया किराया ले रहे हैं, हम 700-400 ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं। तो इस अड्डे को बात करने वाले आप लोग? बात लोग ज़ाहिर बात है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो गुजर चुके हैं। 1976 से लेकर 45 साल हो चुके हैं हम लोग इस हालात के। हमारी आगे कई नस्लें आ गए, अगर ये अड्डा खत्म किया जाएगा, जैसे जो गैर कानूनी तरीके से इस पर जुल्म किया जा रहा है, ये खत्म करें, ये लोग तो चले जाएंगे। यहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, सब गाड़ियाँ ये बाहर कहीं चली जाएंगी, कहाँ और से चलेंगी। हमारी सरकार को क्या फायदा होगा? हमारी सरकार आप देख सकते हैं, सामने टोल प्लाजा है जहाँ से उन्हें लाखों रुपए जाता है सालाना। दुकानदार हैं, किराया देते हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, स्टैंडों वाले हैं। जाहिर बात है, एक गाड़ी यहाँ से कराची का सफर करती है, 20,000 रुपया वो टूल प्लाजा दे रही है, और ये गाड़ी जा रही है, ये टूल प्लाजा दे रही है। हमारा कसूर बताया जाए, हमारे बे कैंसिल करने का मकसद बताया जाए। एक सिर्फ 37 नंबर की वजह से हमारे बे कैंसिल कर। कौन है 37 नंबर? 37 नंबर आपका बोर्ड कैमरा ऊपर दिखाई, ये बोर्ड लगे। इसके पीछे बंदा कौन है? इनके पीछे सियासी लोग हैं, हेड मैनेजर है और कई लोग हैं, बासर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जो एक अड्डे की वजह से 36 बे कैंसिल कर दी जो 1976 से चल रहे हैं। जी आप क्या कहते हैं? जैसे उन्होंने भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं आप? जी बिल्कुल, हम सब ट्रांसपोर्टर जो है ना मुश्तरका तौर पर इस चीज़ पर मुतफिक हैं, और जो सोचने वाली बात यह है कि अरबों रुपए का रेवेन्यू देने वाली ट्रांसपोर्ट की सर्विस इस मुश्किल दौर में भी हम लोग अपना शब खून मार के, अपना पेट काट कर, इतने मुश्किल हालात में जहाँ डीजल की प्राइस किधर चली गई है, टायरों की, मोबाइल की, हर चीज़ इंपोर्ट होती है, डॉलर की प्राइस के साथ हर चीज़ 3-3 गुना हो गई है, फिर भी हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आम आदमी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इस वक्त तो ये हालात हैं कि जो बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं वो भी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ खड़ी करके पब्लिक सर्विस पे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि गुजारा बहुत मुश्किल है। तो क्या इतना सस्ता सफ़र जी जी सहूलत के साथ अगर उसको मुतासर किया जाएगा तो वहाँ पे कितना असर आएगा? करोड़ों लोग इस चीज़ से मुतासर होंगे। अभी तो शायद ये इंतज़ामिया अपने एसी और हीटरों वाले दफ्तरों के अंदर बैठ के उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के साथ वो खेलना चाह रहे हैं। हम लोग हैं, हम लोग अपनी रिस्क रोज़ी के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। हम मेरी तीसरी जनरेशन है जो कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट चला रही है। पहले हमें शहर के अंदर से बेदखल किया गया, कैंट एरिया के अंदर से बेदखल किया गया, उस ज़माने में यहाँ पर भेजा गया जब यहाँ पर जो है वो टांगे चला करते थे। यहाँ पर अरबों रुपया हम लोगों ने, सब तो लोगों ने मुश्तरका तौर पर अपना लगा कर जिंदगियाँ लगा दी। 3 जनरेशन हम लोगों ने यहाँ पर लगाई, और विद 1 स्ट्रोक ऑफ अ पेन जो है वो इन्होंने हमारे स्टैंड कैंसिल कर दिए। किस कानून के तहत, इनको हक किसने दिया है? अभी जो कमिश्नर साहब ने फैसला किया उसके ऊपर क्या कहते हैं? कमिश्नर साहब ने फैसला किया। कमिश्नर साहब, बात यह कि एक पूरी हायरार्की है। कमिश्नर साहब ने, उन्होंने ऑर्डर्स जारी किया कि भाई इस मामले को हल करो। ये मामले का हल है, 2 पार्टियों के दरमियान मामला है, उसको हल किया जाए, ना कि 36 स्टैंडों को उड़ा दिया जाए जिसके पीछे, जिससे करोड़ों लोग मुंसलिक हैं, हजारों नहीं करोड़ों। एक बंदा अगर यहाँ से पैसा कमाता है तो वो 10 बंदों को पालता है। करोड़ों लोग यहाँ से मुंसलिक हैं, और अभी हम लोग बड़े पुरअमन लोग हैं, हम लोग कारोबारी लोग हैं, कारोबार से अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन हम लोग अभी पुरअमन है। हमारे सब्र के पैमाने को आजमाया न जाए। अगर तरीक़ेकार से इस मामले को हल ना किया गया तो ट्रांसपोर्ट का पहिया चलने से मईशत का पहिया चलता है।
अगर इस पहिए को जाम कर दिया गया तो ये मईशत आगे ही लड़खड़ा रही है, ये बिल्कुल ही बैठ जाएगी। अगर बिरदाई अड्डे से आप एहतजाज की कॉल देते हैं तो कॉल पाकिस्तान के किस किस शहर में मुतासिर करेगी? ये भी मैं आपको एक बात नोटिस में आपके ले आऊं कि ये पीरदाई अड्डा अकेला नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी अड्डे हैं उनके साथ मुंसलिक है। हमारी पूरी यूनियन पूरे अड्डे पूरे पाकिस्तान तक असर रखती है। अगर यहाँ से एहतजाज की कॉल गई तो पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा। और ये पहिया सिर्फ पिंडी या IJP रोड पे जाम नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान में जाम होगा। लिहाजा हमारी इस्तदा है इंतज़ामिया से कि गैर कानूनी इक़दामात से बाज रहें। जो लोग जिन स्टैंडों पर मौजूद हैं उनको मत छेड़ा जाए, और ये जो गैर कानूनी ऑर्डर जारी किया गया है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और जो लोग जहाँ पर मौजूद हैं उनको बहाल किया जाए। कोई नई एडजस्टमेंट्स करनी है, इंतज़ामिया मौजूद है, हमारी यूनियन मौजूद है, हमारे ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग की जाए, मीटिंग करके मामले का हल निकाला जाए। ये एकतरफा फैसले दफ्तरों में अमल दरामद किए गए तो इसके बहुत बुरे असरात आएंगे। जी सर, आप आगे हैं, आप बताएं जैसा बात हो रही है 137 नंबर बे की वजह से तमाम अड्डे कैंसिल कर दिए गए हैं, तो इस वजह से क्या नुकसान ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर आ रहा है, और जो लोग यहाँ पर 50 साल से इसको रनिंग में लगे हुए हैं उनके ऊपर क्या असरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ट्रांसपोर्ट के साथ में हमेशा ज्यादती की जाती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसको 100% जो है ना टैक्स देता है। आप अगर हमारे को आप अगर देखें, अगर टूल के हिसाब से देखें तो एक गाड़ी हमारी 5 से 6 लाख रुपया पर मंथ टैक्स देती है, सिर्फ टूल के मद में। एक गाड़ी 5 से 6 लाख। उसके बावजूद भी हमेशा हर जगह के ऊपर अभी ये जनरल बस स्टैंड है जो सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट की मिल्कियत है, ये ट्रांसपोर्ट की मिल्कियत है। हमें कोई यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जो भी नई इंतज़ामिया आती है, जो भी नई इंतज़ामिया आती है वो अपने आप का पावर दिखाने के लिए हमें दबाने शुरू हो जाती है, बदल करती है। मतलब कि वो आए दिन जो है ना, अब ये है कि हम ये कहते हैं कि हमें एक शेड्यूल दे दो कि भाई ये आपका शेड्यूल है, हम उसके ऊपर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हम वो उसको आप अपने बाइलास पास नहीं, अड्डे का बाइलास तो पास सब कुछ है। यहाँ पे क्या चलता है, फिर क्या शेड्यूल जारी है? हमें कमिश्नर साहब के साथ में बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये उम्मीद है, अल्लाह करेगा वो हमारी सुनेगा भी और हम उसको सुनाते भी हैं। दूसरी बात ये है कि ये कोई तरीका नहीं है। 1-2 महीने पहले आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो कहता है कि जी कागज लेके आओ, लेके आते हैं, कागज दे देते हैं। अच्छा, जब वो चला जाता है दूसरा आता है बोलता है इधर है ही नहीं। अब भाई साहब इतने बड़े कागज होते हैं, रूट परमिट होते हैं, हजारों के हिसाब से रूट परमिट किधर चले जाते हैं, बोलते हैं जी हमें नहीं पता, उनसे पूछो। भाई जो बंदा सीट पे बैठा हो तो वो कागजों का जिम्मेवार है ना। तो हम ये कहते हैं कि हमारे साथ में ये इंसाफ किया जाए। अभी ये रास्ता था, हमने इस रास्ते के खिलाफ जब एप्लीकेशन दी है तो उन लोगों ने सारे कैंसिल कर दिए। अब इसकी रीजन क्या है ये हमें पता है। क्या रीजन, क्या बताएं आवाम को? कुछ रीजन यही है ना कि एक बंदे को सपोर्ट की जा रही है। कौन है ये बंदा? वो मतलब है कि कोई ताकतवर ही होगा ना। मेरा ख्याल है कि एक बंदा आया है, उसने ये अलर्ट कराया है, हमने एहतजाज किया। उस एहतजाज के पीछे हमें सजा ये दी गई कि हमें पूरे का पूरा जनरल बस स्टैंड जो है, पूरे का पूरा जनरल हमें नोटिस कर दिया गया जी आपके सारे स्टैंड कैंसिल है। भाई क्यों? मिल्कियत हमारी है, जायदाद हमारी है, अरबों रुपए हम टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी जो ज्यादती हमारे ऊपर क्यों? उसकी वजह यह है कि हमेशा जो बंदा भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस होता है उसको ये सजा दी जा रही है। हमें ये सजा दे रहे हैं और हम ये इनको कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क की हालात ऐसे हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो मुल्क को और नुकसान हो जाए। अगर हमें तंग किया जाएगा तो ये ना सोचे कि ये जनरल बस स्टैंड पिंडी है, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाए, पूरे पाकिस्तान की काल देंगे। और इंशाल्लाह हम इतना पावर रख सकते हैं, अगर हम चाहें वजीर आजम, सदर, ये सारी चीजें जो ना हम उनको दिखा सकते हैं कि हम लोग ट्रांसपोर्ट की कितनी पावर रखते हैं, पर हम करना नहीं चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर साहब को कि अपने फैसले पे अमल दरामद। हाँ, वो फैसले ट्रांसपोर्टरों को बिठाए कि भाई आपको क्या तकलीफ है। हमने क्या तकलीफ दी है जी? कुछ भी नहीं है। रोडों की सहूलत हमें नहीं है, वेटिंग रूम की सहूलत हमें नहीं है, उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। ये टूल हम दे रहे हैं। करोड़ों रुपया हमारा बजट जो है जनरल बस स्टैंड का,
वो सड़कों पे नालियों पे खर्च हो जाता है। भाई हम मतलब है कि हमारी चीज़ हमारे ऊपर खर्च नहीं होती है, सियासी कामों पे लगी, सियासी कामों पे लगी जाती है। हम कोई ऐसा इंतशार नहीं करना चाहते हैं। हम फिर भी पुरअमन लोग हैं, हम फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी न करें। जी सर, आप अगर करेंगे तो उसका जवाब जो भी हम देंगे ना वो बड़ा खतरनाक होगा। जी सर, आप क्या कहते हैं? जैसे इन्होंने कॉल की कि ट्रांसपोर्टर को कमज़ोर ना समझा जाए, क्या समझते हैं आप? अगर एक बंदे के लिए, एक शख्स के लिए पूरा 50,000 ख़ानदानों का रोज़गार को इन्होंने ख़तरे में डाल दिया है, तो क्या लायामल होगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार साजिद फ्रूट ब्लॉक सदर बोल रहा हूँ। मेन चीज़ है ये, इन्होंने भाइयों ने जो सी बात की है इस पर हम सब एग्री है। हर तरह के मामलात में इनके साथ जानी माली हर तरह के साथ तावन करने के लिए ये फाइल मेरे पास पड़ी है। मैं कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, हर मामलात में हर जगह पर मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई है अड्डे की। हमारे मेन सदर साहब है, ये हमारे जो चेयरमैन साहब है, इन्होंने भी हर जगह पर मेरे साथ तावन भी की है और उन्होंने मुझे हर जगह पर जाने की इजाज़त भी दी है। मगर हमारी इधर डिप्टी साहब ने, कमिश्नर साहब ने, किसी बंदे ने हमारी कोई आवाज़ इधर नहीं सुनी। तो दूसरे नंबर पर अगर आखिरी यही हाल है कि हम एहतजाज करेंगे और हर जगह पर रास्ते ब्लॉक करेंगे, कानूनी तरीके से, हर कानूनी तरीके से हम चले हैं इनके साथ। कोई इन्होंने हमारा नहीं की है। तो क्या समझते हैं क्यों नहीं करे? वजह क्या है? क्या एक बासर बंदा कितना बासर है? बाहर के जो मामलात है वो बाहर के स्टैंड वाले वो बहुत ज़्यादा कोई हमारे ऊपर हैवी हैं। उनके मामलात है वो हर मामलात में हर जगह पर जो है ना वो हर महकमे को अपने शिकंजे में उन्होंने लिया हुआ है। तो अड्डे के लिए हर जगह पर भी हमारे सदर साहब है, मेन सदर साहब है, ये चेयरमैन साहब है, इन्होंने हर जगह पर आवाज़ उठाई है। फिर हमारे जो से ट्रांसपोर्ट भाइयों ने भी हर जगह पर आवाज़ उठाई है, मगर इस चीज़ का कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। तो हर जगह पर भी हम कोशिश करें, कानूनी तरीके से भी हम चाराजोई कर रहे हैं, मगर हमारा मसला कोई हल नहीं हो रहा है। हमारी जो सी दरख्वास्तें हैं अभी कमिश्नर साहब के भी पास पड़ी हुई हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के भी पास पड़ी हुई हैं। हर मामलात में किसी किस्म की भी हमें सहूलत नहीं दी जा रही है। अड्डे में, अड्डे पर हम दुकानदारों को भी इन्होंने टार्चर किया हुआ है। हर जगह पर इन्होंने हम हर मुश्किल में हर जगह पर इन्होंने हमें शिकंजे में लिया हुआ है। जी फैसल आबादी साहब, आप चूँकि अदा यूनियन के सदर भी हैं, अजमन ताजरान पिंडी के भी रहनुमा हैं, तो क्या आप क्या कॉल देंगे अगर ये गोरख धंधा बंद ना हुआ? देखें जी, सबसे पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसमें देखें अभी लाइटिंग का निज़ाम बिल्कुल GBS में है ही नहीं है, ठीक है। सफाई का भी इंतहाई नाकस निज़ाम है। बार बार सरदार साहब को जिससे पता है कि हमने कमिश्नर साहब, DCO साहब और तमाम जो मुतलका जो इंतज़ामिया उनको हमने दरख्वास्तें भी दी हैं कि ये लाइटों का बंदोबस्त किया जाए अड्डे में। आइडियल पार्क हमारा है, वो भी खस्ता हाल है, उसका भी तमीराती काम है। हमारे साथ माहिदा करके बाकायदा एक लीगल इसका उस स्टाम्प के ऊपर हमारे साथ माहिदा हुआ है इनका कि हम जनरल बस स्टैंड के आइडियल पार्क को ठीक करेंगे, यहाँ पे गैर कानूनी पर्ची ली जाती है वो ख़त्म करेंगे, आप लोगों को सहूलत देंगे, ट्रांसपोर्टरों को, ताजरों को। उस माहिदे के ऊपर भी ये अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी हम अदालत में गए हुए हैं। तो इंतज़ामिया का काम है कि वो इन माहिदों पे अमल दरामद करे और लोगों को सहूलतें दें। सबसे पहले ये दें कि लाइट बिल्कुल है ही नहीं, वारदातें आए रोज़ हो रही हैं, चोरी डकैती और यहाँ पे लूटा जा रहा है, मुसाफिरों को भी खुस रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बाकायदा हमने दरख्वास्तें भी खुसरों का क्या मामला है सर? ये भी इजड़े जितने भी हैं ये लोगों को लूट रहे हैं, यहाँ पे वारदातें कर रहे हैं, ठीक है। और अंधेरे की फायदा उठा रहे हैं वो, जब पीछे जाए तो हमें पता ही नहीं चलता, गायब हो जाते। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत लाजमी है और सफाई का इंतहाई नाकस काम है। आइडियल पार्क में जाएं, वहाँ पे सफाई का इंतहाई नाकस सिस्टम है। यहाँ पे देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहा है जो यहाँ पे सफाई है। ये चीज़ें इनको करनी चाहिए और लोगों को सहूलतें देनी चाहिए और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जो माहिदा किया उसके ऊपर अमल दरामद करे। जी सर, इमरान खान साहब आप आएँ, चूँकि आप चेयरमैन हैं, इन तमाम लोगों को 50,000 ख़ानदानों को लीड करते हैं, पिरदाई अड्डे के ऊपर आपकी गिरफ्त है। आप क्या समझते हैं अगर ये 37B का मामला हल ना हुआ तो आप जैसे कॉल देना चाह रहे थे एहतजाज की प्रोग्राम के शुरू में आपने क्या, तो क्या लाया अमल है आप? भट्टी साहब, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से तमाम दोस्तों ने
तमाम इश्यूज़ के ऊपर अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। देखें 37 नंबर स्टैंड के बाबत जो था ये एक रास्ता बंद था जिसके लिए हमें दरख्वास्तें दी हैं। मौजूद अदालत आलिया का दरवाज़ा हम किए हैं, वहाँ पे भी किए हैं। अदालत ने डायरेक्शन दिया कमिश्नर रावलपिंडी को कि दोनों फ्रीकैन को सुने, यूनियन को और जो 37 नंबर का न्यू अलाटी है उन दोनों को सुने। उसके ऊपर 2017 में बड़ी वाजिया रिपोर्ट सेक्रेटरी DRTA ने लिखी थी इस जगह के बारे में कि ये रास्ता है, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी होगी उसके ऊपर FIR होगी। वो रिपोर्ट भी हमने साथ लगाई है, सब कुछ किया है, कमिश्नर साहब ने सुना है। और जो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर को जरा आप गौर से पढ़ें। मैं अफसरान को कहता हूँ आप पढ़ें या किसी लीगल एडवाइजर को पढ़ाएं। उसमें उन्होंने कोई भी लिखा कि तमाम स्टैंड, उन्होंने ये बोला है कि आप लेआउट के मुताबिक, लेआउट का मतलब है कि आप मास्टर प्लान के मुताबिक 1 से लेकर 36 नंबर स्टैंड के अंदर फ्रेश एडजस्टमेंट कोई भी आए वहाँ पे करें। इन्होंने गलत तशरीह करके तमाम लोगों को दमछुला बना लिया है कि भाई ये हो गया वो हो गया। नहीं, उसमें वाजिया लिखा गया कि 37 नंबर खत्म है, आप 1 से लेकर 36 नंबर तक वो लेआउट है। लेआउट के अंदर जो होगा उसके बाद कोई चीज तस्लीम नहीं की जाएगी। गलत तशरीह करते हैं। और मामला यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मामला था 2 लोगों का, यूनियन का और 37 नंबर जो गैर कानूनी स्टैंड था उसका था। और पूरे ग्राउंड उस की चीज दे रहे हो, सारी बरादरी उस की चीज दे रहे हो। हम ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये मामला हल होने चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मनान साहब एक समझदार और सुलझे अफसर हैं, वो अवाम की दर्द समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, और मैं आपको भी ये कहूँगा आप उनसे ये मौक़िफ़ लें कि भाई ये वाला मामला जो हो रहा है, छोटे अफसरान जो हैं वो आपके ऑर्डर की या वो आपने जो हिदायत जारी की है उसकी गलत तशरीह करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अगर जहाँ तक ये ताल्लुक है, पहला हमारा आखिरी हाथ तक हम जाएंगे कि यार हमारा टेबल के ऊपर ये मामला हल हो जाए। अगर टेबल के ऊपर हल न हुआ मामला तो फिर हमारी मजबूरी है, फिर ये दमादम मस्क के अंदर होगा, ये फिर उस जगह तक रुकेगा, फिर ये सिर्फ स्टैंड की कैंसिलेशन तक नहीं होगा, फिर उन अफसरान के तबादले तक, उनकी सस्पेंशन तक ये चीज जाएगी कि वो ईमान को मतर करके उनको जिला बदर किया जाए कि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के हालात खराब कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे जो सियासी हमारे रहनुमा है, MPs MNA है, उनको भी ये बावा कराना चाहता हूँ कि ये जनरल बस स्टैंड पिरदाई में यहाँ गिलगित बल्तिस्तान, KPK, हजारा, मालाकंड, स्वात, वजीरिस्तान, कोयटा, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान के लोग यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलती है। और अपने अपने हलकों में, अपनी अपनी यूनियन काउंसिलों में बड़े मजबूत लोग हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, आज इलेक्शन नजदीक है, सर के ऊपर इलेक्शन है। ये ना हो कि हम गली गली महले महले यूनियन काउंसिल में ये बैनर लगा दे कि आप सब काम बाइकाट करते हैं। जिन्होंने जनरल बस स्टैंड अड्डा पिरदाई के ऊपर जब ये वाले मामलात है, अगर किसी सियासी ने मुदाखलत ना की, ऐसे हालात रोके ना, तो हम हक बचाने में, हम अपनी यूसीओ में, अपनी मार्केटों में, अपने बाजारों में, जनरल बस स्टैंड पिरदाई में उनके खिलाफ लगा देंगे कि हमारे से वोट मांग के हमें शर्मिंदा ना करें। ये नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम के NI में हम मौजूद थे, आज अड्डा पिरदाई के अंदर जो मामला है 37 बे बस स्टैंड का, ये मुल्क भर में एक तूल पकड़ गया है जिसके ऊपर इंतजामिया अभी होश के नाखन नहीं रह रही। हमारे साथ मौजूद थे अड्डा जो यूनियन के सदर हैं, चेयरमैन साहब इमरान साहब थे, फैसलाबाज साहब थे। उन्होंने अपने मौक़िफ़ से, अपने लायामल से कहा कि अपने मेज़बान इफ्तारी भट्टी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम एक किसी नए मसले में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक ले लाने के बाद